गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो हमने पिछले टॉपिक में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा था। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में कि ओ से ओ डैश तक जिस प्रकार से एक चक्र पूरा हो रहा है, इस चक्र में जो धारा का मान पॉजिटिव भी होता है, आधे चक्र में नेगेटिव होता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। तो 0 से T/2 तक ये धनात्मक दिशा में बहती है और T2 से T तक ये जो धारा का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। परिमाण बराबर होता है, लेकिन उनके चिन्ह होते हैं वो विपरीत होते हैं। I0 यानी कि परिमाण बराबर होता है, चाहे धनात्मक दिशा में है चाहे ऋणात्मक दिशा में है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर ये धनात्मक दिशा में I0 है, ऋणात्मक दिशा में -I0 है। तो पूरे एक साइकिल के लिए यानी कि O से O डैश तक, पूरे एक साइकिल के लिए यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से इस प्रकार से बिंदु O डैश तक आया, यानी कि जो आवर्तकाल है एक साइकिल पूरा करने में लगा समय, ठीक है ना, एक साइकिल पूरा करने में जितना भी समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसे हम T से प्रदर्शित करते हैं। तो एक साइकिल में हम देख रहे हैं कि धारा का मान धनात्मक है, धारा का मान ऋणात्मक है। इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? +I0, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -I0 और I0 परिमाण बराबर हैं तो कट जाएगा, दैट इज 0। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है एक पूरे साइकिल के लिए, एक पूरे चक्र के लिए, वो मान 0 के बराबर होता है। हमने यहाँ पर प्रूव करना है इसको कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र O से O डैश तक होता है। एक जो चक्र होता है O से O डैश तक होता है। आधा चक्र में +I0 तथा आधे चक्र में -I0 जो धारा का मान होता है -I0 होता है। अतः पूरे चक्र के लिए, पूरा एक चक्र जैसे हमने बताया था, O से O डैश, ऊपर की तरफ +I0, नीचे की तरफ -I0, चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। और ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए उत्पत्ति करेंगे हम। तो माना T समय पर धारा का मान I बराबर I0 sin ω t, ठीक है। धारा का जो मान है T समय पर क्या हो गया? I बराबर I0 sin ω t। इसको स्मॉल I भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I बराबर स्मॉल I भी लिख सकते हैं इसमें। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमने यहाँ पर सर्वप्रथम धनात्मक चक्र के लिए लेना है कि धनात्मक चक्र में जो धारा का औसत मान है वो कितना है। फिर ऋणात्मक चक्र के लेंगे, ऋणात्मक चक्र में धारा का औसत मान कितना है।
बाद में इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हमें जो है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान निकल जाएगा, जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है ना, होता क्या है, ये 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। यहाँ पर t1 समय पर धारा I1 है, t2 समय पर धारा I2 मान लेते हैं, t3 समय पर धारा I3 मान लेते हैं, t4 पर 4, t5 पर 5, और इसी प्रकार से जो है हम इसको आगे तक कहाँ तक लेना है, t/2 तक समय तक लेना है। ठीक है ना, हम इसका औसत निकालेंगे कि औसत माध्य निकाल लेंगे हम इस धारा का, कितना जो है इसका माध्य है। तो हम धारा का माध्य निकाल लेंगे समय के साथ। ठीक है ना, तो धनात्मक आधे चक्र के लिए यह है आपके पास धनात्मक आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसको, I माध्य बराबर समेसन, जोड़ दिया हमने इन सबको, I1 I2 I3 I4 जो है डॉट डॉट जितना भी है सबको जोड़ दिया, हमारे पास आएगा समेसन ITT, समेसन I हो गया। dt समय के साथ चल रहा है, ये समय परिवर्तित हो रहा है। समेसन dt ऊपर है तो यहाँ पे हम समेसन dt से जो है नीचे भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि समय के साथ ही हमने यहाँ पर समय बढ़ता रहेगा, धारा के मान में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है ना, इस समेसन को हम, ये भी जोड़ का चिन्ह है, समेसन भी जोड़ का चिन्ह होता है, इसके लिए हम एक समाकलन का चिन्ह लेते हैं। समाकलन भी ये जोड़ का चिन्ह होता है। कहाँ से कहाँ तक हमने लेना है इसको, अर्धचक्र हमने लेना है, 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक होता है अर्धचक्र समाप्त, t/2 तक समाप्त होता है। 0 से t/2 की जो रेंज है समय की, उसके बीच ये धनात्मक जो पोर्शन है वो चल रहा है। तो हमने इस धनात्मक पोर्शन का जो है औसत मान यहाँ पर धारा का मान निकालना है। तो 0 से t/2 के बीच है ये, तो हम यहाँ पर जो इसकी रेंज ले लेंगे 0 से t/2 और समाकलन लगा देंगे। तो I माध्य बराबर 0 से t/2, 0 से t/2, बाकी हमने ये लिखना है IDT अपॉन समाकलन 0 से t/2 और dt। समाकलन कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट से I का मान रखने पर, यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 1 में हमने देखा I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t, तो यहाँ पर हम I के स्थान पर I0 sin ओमेगा t रख देते हैं। तो I माध्य बराबर हो जाएगा समाकलन 0 to t/2 I0 sin ओमेगा t dt और 0 to pi अपॉन 0 to pi/2 dt। यहाँ पर हम देख रहे हैं I0, इसको हम भाग लेते हैं, ये t के सापेक्ष नियत है। तो I माध्य बराबर I0 भाग ले लिया, साइन ओमेगा t का हमने यहाँ पर समाकलन कर लेना है। तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होता है इसका, माइनस कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का लेंगे अपॉन ओमेगा आ जाएगा इसका, कहाँ तक रेंज है, 0 से t/2 रेंज है, तो वो लिख लेंगे अपॉन समाकलन dt का कर लेंगे, तो dt का समाकलन हो जाएगा t और रेंज हो जाएगी 0 से t/2। ठीक है, I माध्य बराबर ओमेगा भाग ले लीजिए, माइनस भी भाग ले लेंगे, तो माइनस I0 अपन ओमेगा, अंदर आपके पास बचा कॉस ओमेगा टी, रेंज है 0 से t/2, नीचे भी आपके पास t है, रेंज है 0 से t/2। I माध्य बराबर
माइनस आई जीरो ओमेगा है, इसको बाहर लिख लेंगे। मान रख देंगे हम, एक बार हमने यहाँ पर टी का मान रखना है t/2 और फिर रखना है माइनस में, माइनस लगा के कॉस का एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में चिन्ह आता है। ठीक है, जब हम नीचे वाले को लिखेंगे तो माइनस में आएगा, ऊपर वाले के लिए प्लस में आता है। तो ये लिखेंगे कॉस ओमेगा टी की जगह पर रखते हैं हमने t/2 माइनस, एक बार जीरो रखेंगे, रेंज है ये, माइनस है कॉस ओमेगा इंटू जीरो, टी की जगह पर जीरो रख दिया, अपॉन इसी प्रकार नीचे भी एक बार टी की जगह पर t/2 रखेंगे, एक बार टी की जगह पर जीरो रखेंगे, जो दूसरी बार रखेंगे उसको माइनस में आएगा t/2 माइनस जीरो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। ठीक है, एक वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण द्वारा एक पूरे चक्र में कोणीय विस्थापन तथा उस कोणीय विस्थापन में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो ओमेगा बराबर 2π/t। तो यहाँ पर हम पुट कर दीजिए वैल्यू, ओमेगा के स्थान पर हमने क्या रखना है t/2, 2π/t रख देंगे। तो इस प्रकार से आई माध्य बराबर हो जाएगा माइनस आई जीरो अपन ओमेगा, ओमेगा जगह पर रख देंगे हम 2π/t इंटू कॉस ओमेगा जगह पर रख दिया 2π/t इंटू t/t माइनस कॉस जीरो, नीचे आएगा t/2। ठीक है, नीचे आएगा ये t/2। ठीक, यहाँ पर हमने इस टी से ये टी कट जाएगा, टी से टी कट गया। ठीक है, इस टी से ये टी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, जो हमारे बच गया उसको लिख लीजिए आई माध्य बराबर माइनस आई जीरो अपॉन पाई, टू से यहाँ पे टू कट जाएगा, तो माइनस आई जीरो अपॉन पाई, यहाँ पे बचा आपके पास ये टू से टू कट जाएगा, कॉस पाई बच गया माइनस कॉस जीरो। आई माध्य बराबर माइनस आई जीरो अपॉन पाई, ये लिखना है नीचे से। यहाँ पे कॉस पाई का मान होता है -1, माइनस कॉस जीरो का मान होता है 1 आ गया, माइनस पीछे से है ये तो -1 आ जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, तो ये आपके पास जोड़ के आएगा माइनस आई जीरो अपॉन पाई -2। ठीक, इस माइनस मल्टीप्लाई में ये तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2i0 अपॉन पाई, तो आई माध्य बराबर हो जाएगा 2i0 अपॉन पाई। तो इस प्रकार से ये धनात्मक दिशा में यानी कि 0 से t/2 के बीच में जो धनात्मक अर्धचक्र है उसमें धारा का औसत मान यानी कि माध्य निकल गया है। इसी प्रकार से हमने क्या करना है, नीचे वाले पोर्शन का भी माध्य ज्ञात कर लेंगे, औसत मान ज्ञात कर लेंगे। तो सेम इसी प्रकार से निकलना है, इसको आपने जो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने सीधे लिखेंगे। इसी प्रकार ऋणात्मक आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई माध्य, ये धन में आ गया है, ये ऋण में आ जाएगा। धनात्मक के लिए धन में आएगा, ऋणात्मक के लिए ऋण में आएगा। आई माध्य बराबर ऋण 2i0 अपॉन पाई। पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई माध्य बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र में जो धारा का औसत मान है दोनों को जोड़ देंगे हम,
तो जोड़िए तो 2i0/पाई माइनस 2i0/पाई, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो माइनस आ गया यहाँ पे। आप देख रहे हैं एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों कट जाएगा तो i माध्यक डी इक्वल 0। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है एक पूरे साइकिल के लिए, चक्र के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से आपने इसको जो है सॉल्व करना है, ये आपके आगे भी काम आएगा, तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ को। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, तो जो 0 के बराबर होता है। ठीक।